राज। आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो। अरे बाबा, किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयर टेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी,
पापा की याद आ रही है। मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। जाओ, बचाओ मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ 2 सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में 2 सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया। दोनों पूना दादाजी के घर पहुंचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे? क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी।
साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जेनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहां आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम? तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही दो कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया। भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 3। ये कहानी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर अस्पताल था। रोजाना काफी सारे पेशेंट्स वहां अपना इलाज करवाने आते थे। बहुत से पेशेंट्स को भर्ती करवाया जाता और रात दिन उनका इलाज चलता था। अस्पताल में एक ऐसा पेशेंट भी था जिससे ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था।
इस अस्पताल में 30 साल से कोमा में गया एक पेशेंट डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था और उस पर इलाज हो रहे थे। दरअसल वो कौन था, कहां से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका अस्पताल के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी। दरअसल ये पेशेंट मेडिकल फील्ड से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने हेतु अस्पताल ने संभाले रखा था और अस्पताल उसके इलाज का पूरा खर्चा उठा रहा था। लेकिन 30 सालों में इस पेशेंट ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल में दिन भर मरम्मत का काम चलने लगा, जिससे ज्यादा पेशेंट्स अस्पताल ने भर्ती नहीं करवाए और रात के वक्त अस्पताल सुनसान पड़ने लगा। ऐसी ही एक काली रात थी। अस्पताल सुनसान पड़ा था और 1-2 नर्स ही ड्यूटी पर थी। जूली नाम की एक नर्स रात के 2 बजे राउंड पर निकली और अचानक चलते चलते एक अंधेरे वार्ड में आ पहुंची। उसकी नजर एक बेड पर पड़ी और जूली यकायक जोर से चीख पड़ी। जूली जोर जोर से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाकी नर्सेज, डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घेर लिया। क्या बात है जूली, तुम चीख क्यों रही हो? डॉक्टर, वो साफ साफ बताओ जूली, क्या बात है? डॉक्टर, वो पेशेंट 30 साल से कोमा में पड़ा था। हाँ, बेड नंबर 13, उसका क्या? डॉक्टर, वो अपने बेड पर नहीं है वो अपने बेड पर। व्हाट? क्या बक रही हो जूली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं राउंड पर गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। चलो हम चलकर देखते हैं। नहीं, आप जाओ, मुझे डर लग रहा है। ओहो, तुम यहीं ठहरो, हम जाकर आते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर और नर्सेज उस वार्ड में बेड नंबर 13 के पास गए तो वो पेशेंट 30 साल पुरानी अपनी उसी हालत में बेड पर लेटा था। ये जूली भी ना, लगता है नाइट ड्यूटी का बुरा असर हुआ है उसके दिमाग पर। चलो चलते हैं और उसे घर भेज देते हैं। सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, कोमा में बेड पर लेटे पेशेंट ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें काफी भयानक और गहरी थीं। इधर सब लोग जूली के पास आए और उसे समझाने लगे। क्या जूली, तुम भी बेवजह सबको डरा दिया। बेड नंबर 13 का पेशेंट तो अपने बेड पर ही है, चाहो तो तुम देख आओ। नहीं डॉक्टर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ, हम भी वही कहना चाहते हैं, तुम घर जाकर आराम करो। तभी अचानक से अस्पताल की पूरी इमारत थर्राने लगी, मानो कोई हंस रहा था। लेकिन वो हंसी कोई मशीन के चलने जैसी थी। ये कैसी अजीब आवाज है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज। लेकिन मजदूर तो शाम को ही मरम्मत का काम खत्म करके निकल जाते हैं। कहीं आज नाइट ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, सारे मजदूर तो शाम को ही अस्पताल से बाहर निकल गए। मैं कह रही थी ना, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हम सब निकलते हैं यहाँ से, निकलो यहाँ से। जूली डोंट वरी, शायद कोई मजदूर रुक गया होगा अपना अधूरा काम को पूरा करने। चलो हम चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर के साथ साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर सबकी हालत बिगड़ गई। कोमा पेशेंट काफी भयानक रूप में बेड को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर जोर जोर से हिलाता हुआ उछल रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी लगभग ड्रिलिंग मशीन जैसी थी। ये नजारा देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी कंफ्यूज था। हमने गलती की इसको यहाँ रखकर। ये कोमा में जाकर कब का मर गया है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से, भागो। हाँ सर, जूली ठीक कह रही है। शट अप। अरे इतिहास में पहली बार हमें ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। 30 साल में कोमा में पड़े पेशेंट का यूं अचानक जागना, वो भी इतनी एनर्जी के साथ। इम्पॉसिबल। मेडिकल साइंस के हिस्ट्री में आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा। सर रुकिए, सर। काम डाउन डियर, काम डाउन। क्या तुम बात कर सकते हो? क्या तुम हमें देख सकते हो? बेड नंबर 13, मैं तुम्हारा डॉक्टर, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा। तभी अचानक उस पेशेंट ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर पर जोरदार छलांग मारकर उसे किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह फाड़ कर फेंक दिया।
डॉक्टर की उस हालत के बाद मानो पूरे अस्पताल में भागम भाग मच गई। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अफसोस अस्पताल के सारे दरवाजे खिड़की बाहर से बंद थे और कोई भी मोबाइल या टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। वो खूंखार भूतिया पेशेंट अस्पताल में खुले शेर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने अस्पताल में छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर करीब करीब सुबह के 6:30 बजे वो वापस अपने वार्ड में जाकर अपने बेड पर लेट गया और आंख बंद करके फिर से कोमा में चला गया। 8 बजे पुलिस आई और छानबीन शुरू हुई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और पुलिस भी हैरान रह गई। सबको मार दिया उसने, बस उस कोमा पेशेंट को छोड़कर। सर कातिल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। बाहर मीडिया खड़ी चिल्ला रही है, क्या कहें उन्हें, किसने की ये सब हत्याएं? देखो कह दो कोई अज्ञात हत्यारा हत्याएं करके चला गया है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस प्रकार उस दिन के बाद पुलिस अज्ञात हत्यारे की तलाश में भटकती रही। अस्पताल सील करा दिया गया और बेड नंबर 13 पर लेटा हुआ वो कोमा पेशेंट भी अस्पताल के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और उसका राज भी उसी के साथ अस्पताल की 4 दीवारी में कैद हो गया। भूत संहारक दुर्गाष्टमी। शहर में नवरात्रि उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। दुर्गाष्टमी की रात थी, चारों ओर काफी चमक धमक और सबके चेहरों पर रौनक छाई हुई थी। बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया था। काफी सारे भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे। त्रिशूलधारी माँ दुर्गा की आरती चल रही थी। नंदिता भी काफी खुश थी। वो काफी सज धज कर आई थी और माँ दुर्गा की उत्साह से आरती कर रही थी। नंदिता की खुशी की एक और वजह थी। आरती खत्म होने के बाद पंडाल में बैठे भक्तगणों के सामने वो और उसकी टीम नाटक खेलने वाले थे, जिसमें नंदिता माँ दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करने वाली थी। नंदिता तुम रेडी रहो, हाँ हम आधे घंटे में नाटक शुरू करेंगे। माँ दुर्गा का त्रिशूल ले लो और स्टेज पर नृत्य करना। ऑडियंस में हमारा महिषासुर दिखेगा तो भागते हुए उसकी तरफ जाना और युद्ध करना। 5 मिनट बाद उसका वध करना, जैसे प्रैक्टिस में हुआ था ठीक वैसे ही करना। हाँ ध्यान रहे किसी को कोई चोट ना पहुंचे। तुम रोल में बहुत ज्यादा घुस जाती हो। यस सर, डोंट वरी। शहर में ऐसा भक्ति का माहौल था, लेकिन शहर के बाहर एक खंडहर में एक भयानक पिशाच काले काल की आराधना कर रहा था। काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो। उसकी पुकार से भयानक काल उसके सामने प्रकट हो गया। बोल, क्यों याद किया काले काल को? शहर में दुर्गा पूजा हो रही है। लोगों के पूजन और आराधना से मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करूँ? ये दुर्गा हमेशा ही हमारे रास्ते में आई है, लेकिन इस बार हम उसी के रूपों को मारकर शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा काल संकेत है। पूजा में जाओ और कुछ भी करके 9 बच्चियों को पकड़कर उनका खून पियो, जिससे तुम में दुर्गा जितनी ही शक्तियां आ जाएगी। बोलो जय हो काले काल की। काले काले काल की सदा ही जय हो। काला साया अमर रहे, दिलों में डर बना रहे। फिर काल गायब हो गया और भयंकर पिशाच काफी भयानक हंसते हुए शहर की तरफ भागने लगा। इधर दुर्गा पूजा खत्म हुई थी। लोग पंडाल में बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में नाटक शुरू होने वाला था। नंदिता माँ दुर्गा का गेटअप लेकर और हाथ में त्रिशूल लेकर काफी एक्साइटेड खड़ी थी। बाहर कुछ लोग और बच्चे घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। पंडाल के बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा था, जिसके पास काफी सारे रंगीन और बड़े गुब्बारे थे। दीदी, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए मुझे मुझे चाहिए। ठीक है, तुम गुब्बारे वाले के पास जाकर गुब्बारा ले लो। मैं पंडाल में जाकर माँ से पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दीदी चली गई और छोटी बच्ची गुब्बारे वाले के पास गई। अंकल, मुझे गुब्बारा चाहिए।
गुब्बारे जैसी प्यारी प्यारी गबरी, गुब्बारा चाहिए? रुक। गुब्बारे वाले ने इधर उधर देखा और फिर एक गुब्बारा निकालकर बच्ची के हाथ में दे दिया। जैसे ही बच्ची ने गुब्बारा पकड़ा, वो गुब्बारे में कैद हो गई। गुब्बारे वाले ने फौरन गुब्बारा पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए बोला, ये पहला शिकार। थोड़ी देर बाद बच्ची की दीदी गुब्बारे वाले के पास जाकर बोली, मेरी बहन गुब्बारा लेने आई थी, कहाँ गई? कहाँ गई वो? अपनी दीदी को देखकर गुब्बारे में कैद बच्ची अंदर से रोते हुए चिल्लाने लगी, दीदी दीदी दीदी, मैं यहाँ हूँ, बचाओ बचाओ मुझे दीदी। लेकिन उसकी दीदी ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। तुम्हारी बहन? बताता हूँ, इसे पकड़ो जरा। गुब्बारे वाले ने दीदी के हाथ में एक गुब्बारा दिया। जैसे ही दीदी ने गुब्बारा पकड़ा, वो भी गुब्बारे में कैद हो गई। बचाओ माँ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। ये दूसरा शिकार। इस प्रकार एक एक करके गुब्बारे वाले ने पूरी 9 लड़कियां गुब्बारे में कैद कर ली। अब यहाँ से निकलता हूँ और खंडहर जाकर इन लड़कियों का खून पीता हूँ। अरे ये क्या? पंडाल में तो कोई लड़की दुर्गा बनकर नाच रही है, नाटक चल रहा है। दुर्गे, असली नाटक तो मैंने खेला है तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और तुम्हारे मूर्ख भक्त, इनका अलग ही नाटक चल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं क्या नाटक करती है ये लड़की। नंदिता स्टेज पर माँ दुर्गा के आवेश में नाच रही थी। भाविक हाथ जोड़कर खड़े थे। बाहर गुब्बारे वाला बनकर खड़ा पिशाच हंस रहा था। गुब्बारे के अंदर कैद लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो पिशाच के माया में फंसी थी। तभी महिषासुर बना अभिनेता पंडाल के बाहर खड़ा हुआ। डायरेक्टर ने इशारा किया और त्रिशूल लेकर नंदिता माँ दुर्गा के आवेश में महिषासुर की तरफ भागने लगी। महिषासुर भी रेडी था, लेकिन नंदिता ने उसको छोड़ दिया और वो भागते हुए सीधे गुब्बारे वाले के पास गई। अरे नंदिता, क्या कर रही हो? महिषासुर तुम्हारे पीछे है। शिट! नंदिता ने अपने त्रिशूल से सारे गुब्बारे फोड़ दिए। जैसे ही गुब्बारे फूटे, सारी लड़कियां आजाद हो गईं। गुब्बारे वाला पिशाच भी अपने असली रूप में आ गया। ये सब देखकर सारे लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। ए लड़की, मेरी माया का कवच फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ मैं, और जब तक मैं हूँ तुम मेरी बच्चियों और भक्तों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते। पापी, दुष्ट, तुम कितनी भी शक्तियां बढ़ा लो, हर युग में, हर काल में मैं तुम्हारा वध ही करूंगी। और फिर दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। काफी देर युद्ध चलता रहा और अचानक दुर्गा ने लात मार के पिशाच को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर अपना पैर रखकर त्रिशूल पिशाच के सीने में घुसाया और त्रिशूल से पिशाच का वध कर दिया। ये नजारा देखकर सारे उपस्थित भक्तगण और नंदिता के डायरेक्टर भी काफी चकित और उल्लासित हो गए थे। नंदिता के शरीर में साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने पिशाच का वध करके संकट का निवारण किया। ये सत्य सभी समझ गए। बोलो दुर्गा माता की जय। सब लोग नंदिता के चरणों में गिर गए और उसके चरण की धूली अपने माथे पर लगाकर धन्य हो गए। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।
ओहो! और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूं ना, तुम रुको यहीं, मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे। वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए
भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं। रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला, बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला। हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा?
मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है। राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी। इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है। ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का। इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ। मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा धोखा धोखा। धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया, चलो सब आ गए हैं।
हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रीनू आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रीनू आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रीनू आंटी। प्रेम आ गया। अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रीनू का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेनू का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी
रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया। और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के, जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर्र। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया, तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो, कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल
अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। लालची चुड़ैल। चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान,
तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहा होगा। हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया तब ही बच पाया। बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई। तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो, अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा, फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है। इनमें से चुन ले जो तेरा प्रिय वर है। चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।